हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो डॉक्टर आम्बेडकर के विचार हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगी और साथ में उसके प्रश्नोत्तर भी दूंगी। प्रश्नोत्तर का लिखित रूप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, पहले हम पाठ की व्याख्या लेते हैं, उसके बाद हम आपके प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। अब इस पाठ के बारे में बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि आज के समय में जातिवाद का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। इसमें एक शब्द आया है पोषक। पोषक का अर्थ होता है पालने वाले, यानी कि उसको मैं यहां पर कहती हूं समर्थक। आज का मतलब ये उस समय की बात हो रही है। मैं आज उस समय को कह रही हूं, हमारा आज नहीं है। क्योंकि समर्थक ऐसा कहते हैं कि सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए जो श्रमिक विभाजन है वो आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी खराबी ये है कि जो श्रमिक विभाजन है वो साथ साथ श्रम विभाजन के साथ साथ वो श्रमिक विभाजन भी कर देता है। श्रम विभाजन हो जाए कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अपने योग्यता के हिसाब से काम करे, लेकिन जब उसका काम ओवर हो जाए तो सब एक साथ मिल बैठे। ऐसा नहीं होता। जहां कहीं काम का बंटवारा होता है वहां पे काम के बंटवारे के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा हो जाता है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग जातिवाद को मानते हैं या उसका समर्थन करते हैं, वो इस बात में कुछ गलती नहीं देखते, उन्हें कुछ इसमें से गलत नहीं लगता। चाहती तो मैं यूं कि एक एक लाइन पढ़ के समझाऊं, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बन जाता है कि वो आपको देखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। श्रम विभाजन हो सकता है सभ्य समाज की आवश्यकता हो, लेकिन जो विश्व में दूसरी जगह विभाजन किया जाता है वो विभाजन अस्वाभाविक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जो विभाजन होता है काम का, उसके साथ साथ जो वर्ग है उनका भी विभाजन हो जाता है और एक दूसरे को ऊंच नीच भी बना दिया जाता है, यानी कि ऊंचा नीचा समझा जाने लगता है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन जरूरी है, तो इसमें सबसे बड़ी खराबी एक और भी है कि ये व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं होता, उसकी योग्यता पर आधारित नहीं होता। जन्म से पहले ही उसके काम को निर्धारित कर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि जो उसके माता पिता का कार्य व्यवहार है, यानी कि जो कार्य व्यापार है, वही उसके लिए लिख दिया जाता है, यानी कि वो भी वही करेगा, चाहे उसके अंदर योग्यता उससे अधिक हो या उससे कम हो। लेकिन जिस स्थान पर, जिस परिवार में उत्पन्न हुआ है और जहां पर वो काम किया जाता है, उसे भी वो काम मजबूरी में करना ही पड़ेगा। रुचि नहीं होने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस काम में उतना परफेक्शन नहीं आता जितना कि रुचि के साथ आ सकता है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, यानी कि थी, वो कार्य बदलने की, व्यक्ति का काम बदलने की परमिशन नहीं दिया करती थी। इस तरह से व्यक्ति अरुचिकर कार्य करता है तो अच्छा भी नहीं करता और सफल भी जिंदगी में उतना नहीं हो पाता। एक आर्थिक पहलू है, वो भी जाति प्रथा के में हानिकारक है, क्योंकि जाति प्रथा और श्रम विभाजन होने से आर्थिक हानि भी हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति की जो प्रेरणा है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो आत्मशक्ति है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि वो दूसरे नियमों में दब कर रह जाता है। तो ये हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन कर देती है। उससे समाज में ऊंच नीच आती है और समाज को फायदे के बजाय हानि अधिक होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति अरुचि का कार्य करने से या तकनीकी विकास के कारण अगर उसके कार्य में आगे प्रगति का, विकास का स्थान नहीं रहता, तो वो कार्य नहीं बदल पाता, जिसके कारण वो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ने लगता है और जीवन में कठिनाइयां उसके उत्पन्न होने लगती हैं। जो आदर्श समाज है वो समानता पर, स्वतंत्रता पर और भाईचारे पर आधारित होगा, ये उनकी कल्पना थी। वो उस समय का वर्तमान था और ये उनकी कल्पना थी कि जो आने वाला समय होगा, आने वाला समाज होगा, उसमें सब स्वतंत्र होंगे, सब समान होंगे और भाईचारा हर तरफ होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन इस कोने से उस कोने तक तुरंत फैल जाना चाहिए। वो तब हो सकता है जब समाज के कार्यों में हर व्यक्ति का हिस्सा हो और हर व्यक्ति उसमें भाग भी ले और सजग भी हो कि उसको क्या करना है। यानी अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति जब सजग होगा तभी ये सब संभव हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति को संपर्क के साधन और अवसर भी मिलने चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना हिचक के संपर्क भी बनाए और उसके पास वहां तक पहुंचने के साधन भी सुलभ हो। लोकतंत्र है ही वो जहां पर हर व्यक्ति को आजादी हो। कैसी आजादी? आने जाने की आजादी, जीवन की आजादी,
शारीरिक सुरक्षा की आजादी, उसको संपत्ति रखने की आजादी, जीवन के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो सारी चीजें वो रख सके, ये आजादी और ये अधिकार उसको होना चाहिए। आजादी से अर्थ यहां पर अधिकार से है। कुछ लोग जो है वो दूसरों की जो स्वतंत्रता है उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। इसका कारण क्या? इसलिए उन्हें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं मिलती है, आजादी भी नहीं मिलती है। इससे वो जो हमारा समाज है वो दास्ता में जकड़ा रहता है। दास्ता दो तरह की होती है, एक तो कानून की दास्ता और दूसरी लोगों की दास्ता। तो जो कानून की दास्ता है वो अलग चीज है, लेकिन जो लोगों की दास्ता है उससे व्यक्ति का मानसिक हानि भी होती है। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी एक बार, तो वहां पर एक नारा दिया गया था, समता। तो इस समता के कुछ लोग तो समर्थक थे और कुछ लोग इस समता के आलोचक थे। जो समर्थक थे वो तो कहते थे कि हर व्यक्ति समान है, इससे सबको समान अधिकार भी मिलना चाहिए और समानता से रहना भी चाहिए। लेकिन जो लोग इस समानता यानी समता समानता, इस समता के आलोचक थे, वो कहते थे कि जब सब लोग समान ही नहीं है, बराबर ही नहीं है, तो फिर कैसे सब समान हो सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि सब लोग बराबर नहीं है, पांचों उंगलियां एक सी नहीं है, लेकिन ये चाहे असंभव भी हो, लेकिन फिर भी सब उंगलियां एक ही हाथ से जुड़ी हैं। उस तरह से सभी लोग एक ही समाज से जुड़े हैं। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। शारीरिक वंश परंपरा का अर्थ है कि जो वो हेरिडिटी यानी कि जो अपने पिता पितामह से लेके आ रहा है। सामाजिक उत्तराधिकार यानी कि उसको क्या हैसियत, क्या दर्जा समाज में मिलता है। और तीसरा है अपने आप को आगे बढ़ाने के कितने वो प्रयत्न करता है, कितना वो एफर्ट करता है। इन तीनों ही दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं। लेकिन क्या इन कारणों के कारण के व्यक्ति समान नहीं होते, सबको समान अवसर नहीं मिलने चाहिए? ठीक है, सब व्यक्ति समान नहीं होते, लेकिन सबको अपने विकास के प्रयत्न, उन्नति के प्रयत्न के अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। प्रयास मनुष्य कर सकता है क्योंकि वो उसके वश में है। वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है, अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज उसके बस की ही नहीं है, कहां वो उत्पन्न हुआ है, कहां उसका जन्म हुआ है, कहां वो जन्म लेगा या कहां वो किस परिवार में पले बढ़ेगा, इस पर उसका कोई वश नहीं है। तो इस कारण इस बात को लेकर असमानता नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर की सारी राय है। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे समाज में ये बहुत हम पीछे चले गए, पार्ट बहुत पुराना है। हमारे समाज में आज हमें जो सारे हमारे अधिकार हैं वो हर व्यक्ति को समान रूप से दे दिए गए हैं। हर व्यक्ति उन अधिकारों का समान रूप से ही प्रयोग करता है, पालन करता है। ठीक है, हम सबको शिक्षा का भी अधिकार है, हम सबको आने जाने का भी अधिकार है। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो बात अलग है कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से ही व्यक्ति मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, लेकिन जिसके पास जितनी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि के बल पर उतना ही आगे निकल जाता है। अवसर समान मिलने चाहिए, आगे कौन निकलेगा ये व्यक्ति के प्रयत्न पर डिपेंड करता है या उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। अवसर देना समानता है, अवसर पाना एक स्वतंत्रता है और भाईचारा यानी कि सबको मिलजुल कर रहना है। एक व्यक्ति सफल होता है, दूसरे व्यक्ति को उसकी सफलता में प्रयासरत होना पड़ेगा, यही भाईचारा है। यानी खुद भी आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी साथ लेकर बढ़ेगा। वही सच्चा व्यक्ति है जो साथ साथ अपने दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ा करता है। तो ये आपका पाठ हो गया। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर समझाती हूँ, जिसका पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो जो पहला हिस्सा है प्रश्न का, उसका उत्तर इस प्रकार से है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे वो विडंबना मानते हैं। और विडंबना जो है वो सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि विडंबना जो है वो ये कहती है कि समाज में कार्य सही से चले उसके लिए विभाजन हो जाना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक हैं वो बहुत सारे तर्क उसके पक्ष में दिया करते हैं। जैसे उनका कहना है कि श्रम विभाजन के लिए और कार्यकुशलता के लिए लोगों की जातियों का विभाजन करना आवश्यक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जातिवाद के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसका जो काम है वो निर्धारित कर दिया जाता है। तीसरा है कि हमारे कुछ धर्मों में, पहले की बात की हो रही है,
जो कार्य था उसके बदलने की अनुमति नहीं थी, चाहे व्यक्ति को भूखे मरने की नौबत क्यों ना आ जाए। लेकिन समय अब बदल चुका है, हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इसी के में जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत जो पेशा है, यानी कि जो माता पिता का पेशा है या जो पारिवारिक काम है, उसे व्यक्ति बहुत ही दक्षता यानी परफेक्शन से कर सकता है और उसके कार्य बहुत बेहतर होंगे। जो जातिवाद के समर्थक हैं उन लोगों ने लोगों को एक दायरे में सीमित कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। इसी का तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में जो तर्क है, लेखक उन पर क्या आपत्तियां करते हैं। यानी कि जो प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से है वो उसका ये है वो कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं, यानी लेखक को क्या चीजें उसमें ठीक नहीं लगती हैं। लेखक ने जो इसमें आपत्तियां उठाई हैं उसमें जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, यानी जो व्यक्ति चाहता है वो काम नहीं कर पाता, व्यक्ति की रुचि और उसकी व्यक्तिगत भावना का इसमें कोई स्थान नहीं होता। इसका एक आर्थिक पहलू भी है, क्योंकि अगर काम ठीक से नहीं होता, यानी कि उस कार्य का समाज में चलन नहीं रहता, प्रचलन नहीं रहता और व्यक्ति उसी कार्य को करता रहता है, तो भी उसको आर्थिक रूप से हानि होती है। जाति प्रथा मनुष्य को उसकी प्रेरणा, उसकी रुचि, उसका काम करने का जो इच्छा है या काम करने का जो परफेक्शन है उसको भी दबा देती है और उसे बेकार कर देती है, उसकी तरक्की, उसके विकास को भी रोक देती है। आपकी पाठ्यपुस्तक का अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन हो जाता है और श्रमिकों के बच्चों को भी वही कार्य करने पड़ते हैं जो उनके माता पिता के द्वारा किए जाते हैं। ये आधुनिक सभ्य समाज का स्वाभाविक रूप नहीं है। इसी में अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो कार्य व्यक्ति को एक ही से बांध देता है, यानी कि वो कार्य को बदल ही नहीं सकता है, वहां पर जब कार्य में सफलता नहीं मिलती और कार्य से व्यक्ति बंधा रहता है तो उसके जीवन चलाने के लाले पड़ जाते हैं और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं पनपने लगती है। आधुनिक समाज है, आधुनिक समय है, हमारे कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं, उद्योग धंधे बदल रहे हैं, विकास निरंतर हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपना कार्य बदलने की आवश्यकता अवश्य पड़ जाती है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में कहीं कहीं पर इस कार्य को बदलने की अनुमति नहीं है, बल्कि नहीं थी। आज समय बदलने के साथ साथ हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का पैतृक कार्य को न छोड़ना और नए कार्य को न अपनाना भी बेरोजगारी का और भुखमरी का कारण बन जाता है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो हैं वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, जिससे उसकी व्यक्तिगत भावनाएं दब जाती हैं और रुचि का कोई स्थान नहीं रहता। बस मजबूरी में अपना जीवन बिताने के लिए वो किसी कार्य को लगातार करता रहता है, ना तो उसमें कुशलता प्राप्त करता है और ना ही उसका अपना कोई विकास होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, ऊंच नीच की भावना भी बीच आ जाती है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना पुश्तैनी कार्य करता है, जिसके कारण उसकी क्षमता का सही से ना तो उपयोग हो पाता है, ना उसका आर्थिक विकास ही हो पाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समय समय पर एक छोर से दूसरे छोर तक जा सके, एक कार्य से दूसरे कार्य को अपना सके। समाज में सभी के हितों का ध्यान होना चाहिए और सभी के हितों की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए।
सामाजिक जीवन में संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण के समान भाईचारा समाज में बना रहना चाहिए। इन सभी गुणों का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा सामाजिक सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। बच्चों, इस वीडियो में इस प्रकार से आपका पाठ जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं, उनकी व्याख्या और उनके प्रश्नोत्तर आपको मिल गए हैं। वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।